अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तलहा अली। आप में से बहुत से लोग जो है मुझे जानते होंगे। मैं आई एम अ लीड स्टूडेंट एट गवर्नर हाउस मंडे 2 to 5 PM सेशन slot. So let's set the context for this session. In this session, we will learn basics of API, how to create APIs in Next.js app router, basic methods like get, post, put, and delete. And while exploring these topics, we will also create a book management app which will have all the CRUD operations like create, read, update, and delete. And we will try to add responsive UI with Shadcn and Tailwind CSS. And if we got some time, more time, we will try to deploy it on GitHub, push our code on GitHub and deploy it on Vercel, and API testing with Postman. So I will explain this one in a bit. So Alright, that's amazing. So तहा क्या आप इन तमाम तर चीज़ों को उर्दू में कवर अप करेंगे या इंग्लिश में? इट वुड बी गुड कि अगर आप उर्दू में कवर अप करें, बट फिर भी अगर आप इंग्लिश में इन चीज़ों को कवर अप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जी सर। तो चलें, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली एपीआईज आर और ये काम क्या करते हैं और बेसिकली अल्टीमेटली ये एपीआई का काम क्या होता है, एंड फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम तर चीज़ों को ले चलते हैं साथ साथ। तो आई थिंक एपीआई की ज़्यादा डेफिनेशन के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमें सर ने जो है ना काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो एपीआई बेसिकली एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सर्वर से डेटा जो है ना क्लाइंट की तरफ हम सेंड करते हैं। तो व्हाट दिस मीन इज, वेट अ मिनट, तो this is our browser and this is our server, and it has all our data like our database, images and all other things. तो अब अगर हमारा जो क्लाइंट है यानी हमारा जो फ्रंट एंड है, ये कह सकते हैं आप, इसे अगर डेटाबेस में से कुछ डेटा चाहिए तो वो सर्वर से किस तरह कम्युनिकेट करेगा? तो वो कम्युनिकेशन का जो रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं एपीआई। तो हमारा ब्राउजर या क्लाइंट कह सकते हैं, वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे सर्वर को, और सर्वर जो है फिर जो उसका रिस्पेक्टिव डेटा होगा वो हमें जो है क्लाइंट की तरफ वापस रिटर्न करवा देगा। सो दैट्स व्हाट एपीआई इज। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम एपीआई बनाते कैसे हैं, और बिल्कुल शुरू से बताइएगा ओके, ताकि सो वो लेट्स लोग स्टार्ट। जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया वो भी। तो जी, तो अगर आप इस क्लास को जो है, इस सेशन को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी असाइनमेंट जो है ना इस वीक की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हम हमारा जो सिलेबस है नेक्स्ट जीआईएसी के अंदर, उसके अंदर हम जो है ना ऐप राउटर पढ़ रहे हैं, और ऐप राउटर के अंदर जब भी हमें कोई भी एपीआई बनानी है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं एपीआई नाम का, और उसके अंदर फिर जो है हम जो भी हमारा, हम चाहते हैं कि हमारी एपीआई का जो है ना एंड पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी एग्जांपल है बुक्स की, तो हम चाहते हैं कि एक बुक्स नाम का एंड पॉइंट हो, तो हम बुक्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एक route.ts की फाइल बनाएंगे। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ एपीआई राउट इन नेक्स्ट.js ऐप राउटर। सो लेट्स डू इट इन आवर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम ऐप फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पर आके हम एक फोल्डर बनाएंगे एपीआई नाम का। तो ये जो है ये कन्वेंशन है, अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी आपका कोड जो है ना चल जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पे क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपका एक राउट है स्लैश बुक्स का, और आपने आपके एक एपीआई एंड पॉइंट भी है स्लैश बुक्स का, तो उसके अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप एक एपीआई फोल्डर बनाएं और उसके अंदर अपने सारे एंड पॉइंट्स जो है ना उसे ऐड करें। उसके बाद हमने जो हम एंड पॉइंट का नेम रखना चाह रहे हैं,
उस नेम का हम लोगों ने जो है फोल्डर एक क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा ऑथ नाम का एंड पॉइंट है तो हम ऑथ नाम का बनाएंगे। अगर हमारा बुक्स नाम का है तो हम बुक्स नाम का बनाएंगे। ओके, हमने ये फोल्डर बना लिया और उसके अंदर जैसे हम नॉर्मल राउट्स बनाते हैं ना नेक्स्ट.जेएस के अंदर, उसके अंदर कन्वेंशन होती है कि एक page.tsx की फाइल अगर होगी तभी वो एक राउट कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही एपीआई के अंदर भी हमारे पास कन्वेंशन होती है कि हमें एक route.ts की फाइल बनानी होती है एंड पॉइंट बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो है ना वो राउट नहीं बनेगा। तो हमने एक route.ts की फाइल बना ली। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ एपीआई एंड पॉइंट इन नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर। अभी देखते हैं कि हमारा एंड पॉइंट दिखेगा कैसा। अगर हमने app/api/book/route.ts से हमारा एपीआई एंड पॉइंट बनाया ना, तो हमारा जो एंड पॉइंट होगा ना ब्राउजर के अंदर वो होगा http:// अभी यहाँ पे आएगा हमारे फोल्डर का नाम, जैसे हम ऐप राउटर के अंदर जो नॉर्मल राउट्स डिफाइन करते हैं वैसे ही /books, ये होगा हमारा एंड पॉइंट हमारी एपीआई का जो हमने अभी अभी क्रिएट की है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी ये फोल्डर बना लें। उसके बाद फिर हम अपना जो है ना फर्स्ट मेथड जो है ना वो क्रिएट करते हैं। ओके, तो आई होप कि सबने इतना कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर मेथड्स। तो हमने ये कुछ बेसिक मेथड्स यहाँ पे राइट किए हैं। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, तो ये है क्या? तो देखें, जो राउट्स होते हैं ना, राउट्स के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बुक है, अगर हमें बुक्स को गेट करना है, यानी हम चाहते हैं कि हम जो है ना जितनी भी हमारे डेटाबेस के अंदर बुक्स हैं वो हमारे पास आ जाएं, उन्हें फैच कर लें हम, तो उसके लिए हम जो है गेट का मेथड यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई बुक जो है हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड करने, तो उसके लिए हम पोस्ट का यूज करते हैं मेथड। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई एग्जिस्टिंग बुक है उसे हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पुट का मेथड यूज करते हैं। और अगर हम कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर एंट्री है, यानी बुक्स है हमारे पास, और उसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम डिलीट का मेथड यूज करते हैं। अच्छा, जो काम हम लोग इन चारों में अलग अलग करेंगे ना, वो हम सिर्फ गेट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जो भी कोड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसे डिफ्रेंशिएट इसलिए किया गया ताकि हम सेम फाइल के अंदर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारा सेम राउट है API/books का, तो हमने अभी एक एंड पॉइंट बनाया API/books का। तो अब हम अलग अलग मेथड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है ना एक ही राउट के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन जो है ना असाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये एक एंड पॉइंट है /API/books का। अब अगर इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम एक जो है ना एक मेथड लिखें गेट का, जिससे जो है ना वो हमारी जितनी भी बुक्स है ना वो सारी हमें जो है ना रिटर्न कर दे, ये तो एक मेथड हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम जो है उसके अंदर ही एक जो है ना बुक को ऐड करने का भी मेथड ऐड करें, तो उसके लिए अगर हम दोबारा गेट का यूज करेंगे, पहली बात तो ये जिस तरह हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं एपीआई राउट्स को और मेथड्स को, तो हमें तो वैसे ही एरर आ जाएगा, क्योंकि वो सेम नेम से जो है ना फंक्शन हो जाएंगे। सेकंड थिंग जो है, कोड जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और मेंटेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए जो है ना हमें ये अलग अलग एपीआई के जो मेथड्स हैं उनसे वो हमें दिए गए हैं, ताकि हम लोग जो है ना अपना कोड को एफिशिएंटली राइट कर पाएं और एफिशिएंटली उन एपीआई राउट्स को यूटिलाइज कर पाएं। सर शारिफ। जी जी ताहा, कंटिन्यू करें, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं माशाल्लाह। ओके, सो अब देखते हैं कि हम लोग एक गेट मेथड वाला जो एपीआई राउट है, एपीआई एंड पॉइंट के अंदर एक गेट मेथड कैसे राइट करते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो सिंपली हम अपनी राउट जो टीएस की फाइल में आएंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन को जो है हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, हम एक फंक्शन जो है, ये एरो फंक्शन भी हो सकता है और नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, उसे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। और जहाँ पे जो फंक्शन का नेम है ना
वो उस मेथड का नेम होना चाहिए जो हम जो है यहाँ पे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक गेट का मेथड यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यूज करेंगे गेट ऑल कैप्स। तो ये जो है ये कन्वेंशन है, अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एपीआई राउट नहीं चलेगा। सही है। अच्छा, तो एपीआई राउट्स जो होते हैं वो हमेशा एसिंक्रोनस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर टाइम जो है कंज्यूम कर सकते हैं ताकि हमारा कोड ब्रेक ना हो, इसलिए हम इसे एसिंक्रोनसली जो है डिफाइन करते हैं। और अच्छा, अब हमने गेट का एक जो है ना नॉर्मल सा फंक्शन बना लिया, अब इसमें से कुछ रिटर्न करवाते हैं। तो हम यहाँ पर थे। अच्छा, हमने एक गेट का जो है एक हमने यहाँ पे फंक्शन एक्सपोर्ट करवाया। और अगर आपने यहीं पर अगर पोस्ट का मेथड अगर रिटर्न करवाना है, पोस्ट का मेथड डिफाइन करना है, तो हम पोस्ट नाम का जो है ना फंक्शन उसे हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे। तो जो सा भी हमने मेथड यूज करना है वही वाला हम उसी नाम का जो है ना हम यहाँ पर फंक्शन जो है ना उसे हम एक्सपोर्ट करवा देंगे। सही है। अच्छा, अब हम डेटा को रिटर्न कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए जो है ना हमारे बहुत पास एक कंस्ट्रक्टर होता है। हाँ, जी, मैं कह रहा हूँ जरा रुकें, मैं पहले बता रहे थे कि हमने अगर कोई वेबसाइट बनाई है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अगर हम उस सारे डेटा को हमारी वेबसाइट के अंदर स्टैटिकली ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग डेटा बेसिस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक का देखें तो आप सबके अकाउंट फेसबुक पे बने हुए हैं, राइट? सो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक को जितने भी आपका डेटा है, आपका नेम है, यूजर नेम है, आपने जितनी भी पोस्ट आज तक की है, सब कुछ जो है एक डेटा बेस के अंदर सेव करता है और फिर वहीं से जो है ना डेटा को रिट्रीव करता है और आपको जो है ना आपका यूजर इंटरफेस नजर आता है। तो अब डेटाबेस जो है वो कहीं और पड़ा है और हमारा जो फ्रंट एंड है वो कहीं और है, मतलब सर्वर दोनों के अलग अलग हैं। तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये सेट ऑफ टूल्स जो है डिफाइन करवाए गए एपीआई के नाम से। तो एपीआई क्या, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो है ना फंक्शन पर काम करता है। जब भी हमें कोई डेटा चाहिए हम अपने फ्रंट एंड से हमारी नेक्स्ट जेएस की ऐप से हमारे डेटाबेस को कॉल करते हैं, एक एपीआई के जरिए रिक्वेस्ट करते हैं। जो डेटाबेस होता है वो फिर उस रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करता है और हमें जो है ना रिस्पॉन्स जो है ना दे देता है। अभी जो ये जो हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं ना, एपीआई राउट्स के अंदर जो कोड लिख रहे हैं, ये जो है ये सारा कोड हमारे सर्वर पर रन होगा, सर्वर साइड पर रन होगा। सो हमारे पास जितनी भी सर्वर साइड के जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो यहाँ पे एनेबल हो जाती हैं। सही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। जी हाँ, मुझे ये पूछना था कि जो पोस्ट का मेथड है वो रन कैसे होगा? जी, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे रन होगा, टेंशन नहीं लें, वेट करें। हाँ, ये देखिए, ये वाला जो है ना यहाँ पर, ये वाला लिंक कैसे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो कंटिन्यू करते हैं, हम काम पर थे। अच्छा, ये जो है मैं ये बता रहा था कि जो है ना ये कॉन्फ़िगरेशन होती है नेक्स्ट.जेएस की। आप सिंपली डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बाकी अगर नहीं समझ आ रही तो डिटेल के अंदर कभी और हम देख लेंगे इसे। अच्छा, हमारे पास अभी बड़ी सी एक इमेज आ रही है, तो इसे हम जो है ना इसकी स्टाइलिंग ठीक करते हैं। सबसे पहले वेट अ मिनट, सबने कर लिया है? अगर किसी ने नहीं की तो देख ले जल्दी से ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। अच्छा सर, ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा करनी होगी जब भी एपीआई से डेटा आ रहा होगा? जी, जब भी आपने कोई इमेजेस यूज करनी है ना जो आपकी पब्लिक फोल्डर में नहीं है, आप कहीं और से ले रहे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और आपको वहाँ पे अच्छा सीधे सर। सीधे एरर मैसेज आ जाता है और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो लिंक है ना कॉन्फ़िगरेशन का वो भी आ जाता है, तो आप वहाँ से सिंपली देख के जो है ना कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। सर ठीक है सर। तो अभी हम जो है ना इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। डिव जो हमारे अपर डिव है उसे क्लास नेम देते हैं और इसे हम देंगे एक्सपेक्ट एस्पेक्ट रेशो ऑफ 3/7, आई थिंक सो। एस्पेक्ट रेशियो देंगी सिक कस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। अच्छा, देखें, नॉर्मल जो होती है हमारी प्री बिल्ड क्लासेस जो होती है ना इसके अंदर हमारे टेलविंड सीएसएस के अंदर,
वो हम नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास सजेशन आ जाती है, वो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, ऑटो, वीडियो वगैरह। लेकिन अगर कुछ कस्टम हमने ऐड करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। आप में से ज्यादा तो लोगों को ये आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कस्टम वैल्यू यूज करनी है ना, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इसे एस्पेक्ट रेशियो दे देंगे 3/4 का। अगर आप इस पे हवर करते हैं तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी हमारी जो है ना यहाँ पे ऐड हो रही है, एस्पेक्ट रेशियो 3/4। सही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप फॉन्ट साइज दे रहे हैं, लेट्स से टेक्स्ट डैश, आप यहाँ पे 2XL 3XL ऐसे हम कुछ भी नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं एग्जैक्टली जो है ना मेरा 12 पिक्सल का जो है ना टेक्स्ट का साइज हो, तो आप उसे इस तरह कस्टम वैल्यू दे सकते हैं। सही है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, इसे हमने जो है एस्पेक्ट रेशियो दे दिया, और अभी जाके दोबारा देखते हैं इसे। स्टिल जो है काफी बड़ी है इमेज, क्योंकि हमने इसे हाइट विड्थ नहीं दिया। और इसे हम दे देंगे रिलेटिव। रिलेटिव अगर किसी को नहीं आता तो आप CSS की कोई भी क्लास लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओवरफ्लो जो है वो हमारा इसका कर देंगे हिडन, और राउंडेड कर देंगे इसे टॉप से LG। इसे एक बार हटा देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, जैसे जैसे हम कोड करें वैसे वैसे समझ आए। तो जो अब हमारे यहाँ पे आ जाएगा ना कार्ड, कार्ड को हमने हाइट फुल दे देनी है, वेट इसे फुल दे देनी है, और इसकी जो मैक्सिमम वेट है ना वो हम कर देंगे SM। अच्छा, ऐसे ये जो SM है ना, ये एक प्री बिल्ट वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास। तो क्या है कि हम इसे बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम वेट है ना, ज्यादा से ज्यादा वेट जो ले सकते हैं वो 24 रैम, यानी 384 पिक्सल, यानी हमारा कार्ड जो है वो 384 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम कार्ड हेडर पे। आई थिंक सो कि अब जो है ये इमेज बिल्कुल ठीक नजर आ रही होगी, रीलोड करके देख लेते हैं। जी, तो अब देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है ये एक इंसान के बच्चे की तरह एक सही एस्पेक्ट रेशियो के अंदर जो है ना नजर आ रही है। अब आगे फर्दर डिटेल्स इसमें ऐड करते हैं। हेडर का हमारा काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज जो है ना वो आपको यहाँ पर अजीब लगेगी, तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी सी पैडिंग आ रही है, जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हम चाहते हैं कि जो एज टू एज, जो ये जो हमारी इमेज है ना, ये हमारे कार्ड के एजेस के साथ जो है ना एकदम चिपकी हुई हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड हेडर जो है ना इसके अंदर जो हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट जो है ना पैडिंग आती है, ये कार्ड हेडर के अंदर जाएंगे एंड कार्ड हेडर की स्टाइलिंग, ये पैडिंग ऑफ 6 जो है ना ये ऐड कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पैडिंग जो है ना उसे रीसेट कर देंगे 0 पे। सर 0 पे शो नहीं सेव करेंगे। अभी देखें, अभी जो है ना एक और मसला यहाँ पे हमारा, ये तो थोड़ा सा मैं CSS की स्टाइलिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा जो कार्ड है ना वो छुप गया है क्योंकि वो राउंडेड है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इमेज को भी जो है ना टॉप से राउंडेड कर देंगे। तो अगर टॉप से किसी चीज को हम नॉर्मली किसको राउंडेड करना हो तो हम यहाँ पे नॉर्मली राउंडेड लिखेंगे, लेकिन अगर इसको टॉप से करना है ना तो हम राउंडेड -t डैश जो भी वैल्यू है वो करना राइट कर देंगे यहाँ पे। हमारे केस में ये LG होगी, क्योंकि जो हमारा कार्ड है ना वो भी लार्ज स्केल के ऊपर जो है ना राउंडेड होता है। तो अब जो है ना हमारा हमें ज्यादा सही से जो है ना UI डिजाइन लग रहा है। अगली चीजों पे आते हैं। कार्ड हेडर का हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हम डालेंगे कार्ड कंटेंट। अगेन यहाँ पे हम सब कुछ UI/कार्ड से जो है इंपोर्ट कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे सिंपली, बाकी इसके अंदर इतनी कुछ स्टाइलिंग है नहीं। हम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे डालेंगे कार्ड टाइटल। ये एक हेडिंग के तौर पे काम करता है। इसके अंदर जो है ना स्टाइलिंग जो है उसका फॉन्ट साइज वगैरह जो है हेडिंग के हिसाब से बड़ा किया होता है। यहाँ पे हमारा सिंपली टाइटल ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, सेव। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है ये कम दिखाई दे रहा है, उसे हम रिजोल्व कर लेते हैं। हम जो है इसकी पैडिंग बढ़ा देंगे, यहाँ पे आएंगे पैडिंग ऑफ कर देंगे इसकी 6, तो ये थोड़ी सी से ब्रीदिंग स्पेस मिल ली। अब इसका जो है फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा है। तो उसके लिए हम इसको दे देंगे अच्छा, इसके अंदर एक केस ये भी हो सकता है कि जो हमारा डेटाबेस से जो नेम आ रहा है ना, टाइटल आ रहा है, वो काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। राइट, वो होगा 8-9 लाइनों का भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको जो है ना ट्रिम कर देंगे और जो है ना एक ही लाइन के ऊपर से रखेंगे। तो वो कैसे करते हैं, हम लाइन
डैश क्लैम डैश 1। अभी क्या करेगा कि जितना कंटेंट एक लाइन पे आ रहा है ना उसको रखेगा, बाकी को जो है ना इस तरह डॉट 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 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेट्स सी, एक बड़ा सा टाइटल, ये वाली बुक का जो टाइटल जो है काफी ज्यादा बड़ा है। ये द सटल आर्ट ऑफ नोट गिविंग एफ, तो इसका टाइटल जो है ना काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसने क्या है इसे ट्रिम करके डॉट 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 जो है ना आगे लगा दिया, ताकि हमारा यूआई डिजाइन के अंदर जो है ना कोई मसला ना हो। अगेन हम आएंगे इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे जो कि होगी कार्ड डिस्क्रिप्शन। कार्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कोई भी ऐसा डेटा ऐड कर सकते हैं जो ऐसा डिस्क्रिप्टिव यूज हो रहा हो। हमारे केस में वो ऑथर का नेम है, ऑथर ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास रॉबर्ट टी कियोसाकी। बाय द वे ग्रेट बुक, सबको ये वाली जो है ना बुक रीड करनी चाहिए। मैंने भी अपनी रीडिंग जर्नी जो है ना इसी बुक से स्टार्ट की थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या डेटा रह गया? हमारे पास जो है डेटा तो हमने तकरीबन सभी ऐड कर दिया है। आईडी जो है वो हम बाद में उसे यूज करेंगे। और एक और हम जो इसमें चीज ऐड करेंगे वो है एक्शंस। अब एक्शंस क्या है? अपडेट और डिलीट के एक्शंस। तो हम क्या करेंगे, कार्ड फुटर के अंदर जाके इसके अंदर हम जो है दो बटन जो है ना वो ऐड कर देंगे। ये वाला होगा अपडेट का, और इसी तरह एक और होगा, वो होगा डिलीट का। ये हमारे पास बटन्स आ गए। अब इन्हें इनकी स्टाइलिंग ठीक करते हैं, उनके वेरिएंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि देखें डिलीट का जो है आपने सभी सुने देखा ही होगा, ज्यादातर यूआई डिजाइन के अंदर के जो डिलीट का होता है ना वो डेंजरस टास्क होता है, तो उसको जो है ना रेड से जो है हम लोग शो कराते हैं। पहले इनकी वेरिएंट्स चेंज करते हैं और फिर इसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं। अच्छा, ये जो अपडेट है इसका हम लोग जो है वेरिएंट रखेंगे, क्लास नेम नहीं, वेरिएंट आउटलाइन। और इसका जो है हम रखेंगे सर आप इन कार्ड्स को रॉ वेरिएंट। में लिया है ना? जी वो हम उसे फिक्स करते हैं, वेट करें। सर ये वेरिएंट क्या चीज है जरा बताएंगे? मैं बताता हूँ एक। अच्छा देखें, अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे बटन के अंदर जाते हैं शेड सीन की वेबसाइट पे, तो देखें वेरिएंट जो है ना अलग अलग जो है ना फॉर्म है कार्ड की, बटन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है ना ये वाला हमने भी देखा, ये वाला डिफॉल्ट जो है बटन है, डिफॉल्ट वेरिएंट है। नीचे आते हैं फिर हमारे पास एग्जांपल्स आ गई, ये प्राइमरी बटन है, तो प्राइमरी टास्क के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल नेविगेशन के अंदर जो एक कॉल टू एक्शन होता है उसके लिए यूज होगा। फिर हमारे पास है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी टास्क के लिए, जैसे हमने अपडेट के लिए यूज किया। और अगर हम यहाँ पे देखें इसी वेबसाइट के अंदर देखें तो यहाँ पे जो है ना ये वाला जो है ये यहाँ पे कॉपी के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो ओपन इन V0 है ये प्राइमरी टास्क है, क्योंकि इससे जो है ना जो ये शेडसिन के क्रिएटर है उन्हें जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसलिए उन्होंने इसे एज अ कॉल टू एक्शन प्राइमरली जो है यहाँ पे शो किया है। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है डिस्ट्रक्टिव जो हम भी यूज कर रहे हैं, और एक आ जाता है आउटलाइन। तो ये इसके अंदर सब सटल सी एक आउटलाइन होती है, जब होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है। और एक होता है घोस्ट, ये बिल्कुल ही इसका बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे हम इसी पे हवर करते हैं तो बैकग्राउंड आ जाता है। और लिंक तो आपको पता ही है, ये लिंक होता है। ओके, तो ये बेसिकली वेरिएंट्स होते हैं। इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं बटन की अलग अलग स्टाइलिंग चेंज करने के लिए शेड सीन हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, जो नेक्स्ट थिंग है वो हमारी जो आ जाती है, अच्छा इनकी अब जो है ना हम स्टाइलिंग चेंज करते हैं कार्ड फुटर की, इनकी ये काफी अजीब लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, कार्ड फुटर को बोलेंगे कि भाई क्लास नेम आप लो, पैडिंग जो है आप 6 की ले लो ताकि थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। पैडिंग टॉप जो है वो 0 कर देते हैं, बल्कि पैडिंग टॉप अभी के लिए रहने देते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं, और जस्टिफाई डैश बिटवीन। तो इतना करते ही जो है ना हमारे यहाँ पे एजेस के अंदर चले गए हैं। दैट इज लुकिंग ऑलरेडी गुड। एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं वो ये है कि हम इन दोनों को जो है ना विड्थ फुल दे देते हैं, ताकि जो है ना ये कंप्लीट विड्थ ले ले।
आई थिंक सो कि ये वाला ठीक नहीं लग रहा है। खैर इसे फिक्स कर लेंगे बाद में। अभी हम बैग आते हैं, इसके जो ये हम रो में आ रहे हैं ना सारे कार्ड्स, इसे हम फिक्स करते हैं। अच्छा अब हम यहाँ पे आएंगे, अब हम यूज करेंगे ग्रिड का। अच्छा ग्रिड क्या है? ग्रिड जो है ना बेसिकली मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ एक्सेल ड्रॉ पे। ग्रिड जो है ना बेसिकली हमारा जो है ना वेब पेज होता है, उसे कुछ कॉलम्स और कुछ रोज के अंदर जो है ना डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेब पेज है, हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग कार्ड जो है ना वो हमारे इस डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, सभी के सभी एक दूसरे के नीचे। हम चाह रहे हैं कि वो जो है ना हर लाइन के अंदर 4 4 जो है ना शो हो। तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रिड का यूज करेंगे और हमारा जो वेब पेज है ना उसे 4 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। एक कॉलम ये, दूसरा ये, थर्ड ये एंड फोर्थ जो है वो ये। तो 4 के अंदर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक कार्ड रहेगा, यहाँ पे एक कार्ड रहेगा, यहाँ पे एक कार्ड रहेगा, यहाँ पे एक कार्ड रहेगा। अच्छा हम ये फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि जब हमारी स्क्रीन साइज छोटा होता है तो हम क्या चाहेंगे, जब यहाँ पे चला जाता है तो हमें सिर्फ 2 जो है ना ये जो हमारे पास रोज हैं, कॉलम्स जो हैं कार्ड के अंदर हमारे वेब पेज के अंदर नजर आए, बाकी ये जो 2 हैं ये इसके नीचे चला जाए। तो इसके लिए हम ग्रिड को यूज करते हैं। हम देखते हैं कि ग्रिड यूज कैसे करते हैं। अगर आपको इंडेप्थ पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, या फिर अगर फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे एक CSS के अंदर सेशन कर लें, ताकि जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो हमें हमारे जो है क्लियर हो जाए लेआउट डिजाइनिंग के लिए। अभी देखते हैं। अच्छा अभी देख लें कि हमारा जो सारा जो डेटा है ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ रहा है। अब हम इसे जो है ना वर्टिकली लेकर आते हैं। हम इसके लिए फ्लेक्स यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोल कम रहता है, तो हम क्या करेंगे क्लास नेम सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है ना वो ग्रिड कर देंगे। यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये जो इसका डिस्प्ले है ना वो ग्रिड हो गया। अब हम बताएंगे कि हमें कितनी कॉलम्स चाहिए। जो टेलमेट से इसके अंदर आप ये बात जो है ना अपने जहन में बिठा लें कि जो हमारे पास जो है ना हम सबसे पहले जो यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं वो पहले हम लिखते हैं मोबाइल के लिए, फिर उससे बड़ी स्क्रीन के लिए, फिर उससे बड़ी स्क्रीन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि जो मोबाइल स्क्रीन है ना उसके ऊपर मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, डैश फॉल्स डैश 1। तो ये क्या करेगा कि हमारी जो नॉर्मल स्क्रीन होगी ना उसके ऊपर ग्रिड कॉलम्स कर देगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं मीडियम SM यानी स्मॉल स्क्रीन से अबव आता हूँ, और क्यों नहीं हो रहा, तो हमारी जो ग्रिड की कॉलम्स है ना वो हो जाए 2। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं मोबाइल डिवाइस पे था, मैं थोड़ी सी बड़ी जैसे टैबलेट पे आ गया, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि जब हम मीडियम डिवाइस पे आ जाए ना तो हमारी जो ग्रिड की कॉलम्स है ना वो हो जाए 3। और जब मैं लार्ज डिवाइस पे आ जाऊँ तो हमारी ग्रिड की कॉलम्स जो है ना वो हो जाए लेट्स से 4। अभी मैं कोड को समझाता हूँ ये क्या है। SM पे आएंगे, इस पे हवर करेंगे तो ये देखें अब जैसे मिनिमम विड्थ, जब भी मिनिमम विड्थ 640 पिक्सल यानी 640 पिक्सल जो से अबव जो हमारी विड्थ है स्क्रीन की, तो हम क्या करेंगे हमारी रोज जो है ना वो 2 हो जाएंगे। इसी तरह आगे जाएंगे, मीडियम में जाएंगे, हमारी 768 से अगर हमारी विड्थ ज्यादा होती है तो हमारी जो ग्रिड की टेम्पलेट कॉलम्स जो है ना वो हो जाएंगी 3। और एंड ऐसे ही जब हम LG यानी लार्ज स्क्रीन पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मैं अभी 1024 से बड़ी विड्थ है तो हम जो है ना 4 जो है उसकी कॉलम्स हो जाएंगी। अभी आपको दिखाता हूँ सिंपली, ये थोड़ा सा कोड लिखने में हमें देखिए हमारा जो है ना लेआउट एकदम ठीक हो गया। इसमें ब्रीदिंग स्पेस कम है वो हम भी फिक्स कर लेते हैं, लेकिन देखें अभी इसके अंदर कुछ गैप वगैरह दे ही देते हैं, गैप ऑफ 2 दे देते हैं अभी के लिए। इनमें गैप आ गया। अच्छा अभी देखिए ये फुल स्क्रीन है तो यहाँ पे जो है ना सब जो है 4 4 कॉलम्स आ रही हैं। जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन को छोटा करता हूँ ये मीडियम में आ गया, तो जो है हमारी जो है ना 728 था शायद, उससे बड़ी है तो हमारी ये 3 रहेगी। जैसे हम 728 से नीचे जाएंगे हमारी ये 2 हो जाएगी। देखा, जैसे हम यहाँ पे आए, अगर आपको ये शो हो रहा हो ये 682 है तो हमारी ये कॉलम जो है ना वो 2 होगी। जैसे हम मोबाइल डिवाइस पे आएंगे तो हमारी ये जो है ना ये कॉलम जो एक ही कॉलम होगी। सही है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा इसके अंदर स्टाइलिंग तो है वो थोड़ी सी हम मोर फिक्स कर लेते हैं ताकि जो ये साइडों में जो है ना वाइट स्पेस थोड़ी सी मिल जाए। अभी ये तो सारे चिपका हुआ है। तो सर ये यूजर एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहेगा ना, जैसे एक को अगर यूजर को कराई। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ यूजर को सिर्फ अगर एक बुक रखा है तो क्या वो यूजर को फील लगेगा? आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है, दोबारा बोलें। मैं कह रहा हूँ कि अगर
यूजर को सिर्फ एक बुक नजर आएगी अपनी स्क्रीन पे, माना मोबाइल स्क्रीन ज्यादातर मोबाइल स्क्रीन पे इस्तेमाल होता है, तो फिर वो तो एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा हमारी वेबसाइट के लिए। हाँ तो मोबाइल स्क्रीन पे एक ही तो है, तो ये देखें एक बुक है, यार मतलब कॉलम एक है लेकिन वो हॉरिजॉन्टली आ गई है, समझ आ गई। अच्छा अब हम जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे इसे साइड इधर से और इधर से जो है ना व्हाइट स्पेस देते हैं, वो कैसे देंगे, हम यहाँ पे आएंगे कंटेनर क्लास देंगे इसे, जो हमारी पेरेंट है, पेरेंट डिव है। अच्छा अब में से जो जो कोड साथ साथ कर रहा है वो हैंड रेज करे। जी ये रो पे भी सेम वे में अप्लाई होगा। देखिए कोड तो आपको मिल जाएगा लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना जो आप सीखेंगे वो साथ साथ वो कोड करने से आएगा। अभी सिर्फ 5 से 6 लोग ही जो है ना वो काम कर रहे हैं, और जिसकी एरर्स आ रहे हैं वो चैट जीपीटी के ऊपर कर ले, रिसर्च कर ले, वहां पे उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा कंटिन्यू करते हैं। कंटेनर क्लास बेसिकली क्या करता है, इसकी जो विड्थ जो है ना 100% कर देता है, और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ जो है ना मतलब कंटेनर जो है वो कंप्लीट लेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम विड्थ जो होगी ना वो 640 पिक्सल होगी, तो ये लिमिटेड रहेगी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रीव्यू, तो ये जो है ना हमारे पास अब इस साइड से जो है ना विड्थ जो है ना वो थोड़ी सी हमें स्पेस मिल गई, लेकिन हम चाहते हैं कि जो है ना ये जो है दोनों साइडों से ना इक्वल स्पेस हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन एक्स यानी जो हमारे पास ये एक्स एक्सेस पे जो हमारी मार्जिन है ना वो हमारी हो जाए ऑटो। जब ऑटो कर देते हैं ना तो हमारे पास जितनी भी होती है ना वो इक्वली जो है ना आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो हमारा ये जो है ना दरमियान में आ गया, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसकी स्टाइलिंग जो है ऑलमोस्ट ठीक है, गैप जो है उससे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, गैप कर देते हैं 5 का, और उसकी मार्जिन जो है ना टॉप से वो हम कर देते हैं आई थिंक 5 की ठीक रहेगी। तो ये ऊपर से थोड़ी सी हमारे पास स्पेस आ गई, और ये हमारे जो है ना लेआउट जो है ना एकदम ठीक हो गया। ओके नाउ कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो गेट का जो काम था और हमारा यूआई जो था वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें जो ये जो अपडेट है और जो डिलीट है ना, इस फंक्शनैलिटी को जो है ना कंप्लीट करना है। वो हमारा सारा काम कहाँ पे होगा, वो होगा हमारा अच्छा एक बात मुझे बताएं, मैसेज के अंदर जो है बता दें, पहले हम जो एक फॉर्म बना लें बुक्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर पहले हम अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करें, जिसके ज्यादा वोट होंगे वही हम पहले करेंगे। सर ये अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी में होगा क्या? अपडेट और डिलीट करते हैं। सही है सर ऐड करा अब लें, अपडेट तो आ ही जाएगा फिर। जी पे ऐड का जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगला टॉपिक भी हमारा पोस्ट का, तो फिर वो ज्यादा सही रहेगा। चलें अभी हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे सबसे पहले, एपीआई एंड पॉइंट पोस्ट वाला। आई थिंक फॉर्म ही ठीक रहेगा, कंटिन्यू करते हैं अपना। अच्छा सबसे पहले हम वापस आएंगे एपीआई के अंदर, राउट डॉट टीएस। अच्छा जो शुरू में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था ना कि हम सेम जो है गेट बार बार यूज नहीं कर सकते, वही मसला है। अगर हम दोबारा यहाँ पे आते हैं एक्सपोर्ट पोस्ट गेट करते हैं तो हमें तो एरर आएगा और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सही। इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पोस्ट का, पोस्ट सब कैप्स के अंदर होंगे। एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, एक एरो फंक्शन, और ये हमारा जो है एंड पॉइंट बन गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारा गोल क्या है, गोल हमारा ये है कि हमें जो है ना यूजर से डेटा लेना है, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है बुक का, और उसे जो हमारा बुक्स जो है ना उसके अंदर पुश कर देना है। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई कैच यूज करते हैं ताकि एरर जो है ना उसे हम ग्रेसफुली हैंडल कर पाए। अच्छा ट्राई कैच अच्छा ऑलमोस्ट सर सभी वो को आता होगा। प्रॉमिस जो होता है सर वो भी यूज करके बता दें एक दफा। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जी जी। वो सिंपल होता है, देखिए यहाँ पे जो होता है ना हम लोगों ने अपनी जो हमारा फंक्शन जिस टाइप का डेटा रिटर्न करवाएगा,
वो डिफाइन करनी होती है। तो जो पोस्ट है, गेट है, जितने भी यूज करेंगे ना उसके अंदर टाइप सेम रहेगी। प्रॉमिस लिखेंगे और इसके अंदर जो है ना हम एक जेनेरिक पास करेंगे रिस्पॉन्स का, ये हमारी टाइप रहेगी। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे, वो हम इसे फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है ना रिक्वेस्ट लेनी है। अच्छा, रिक्वेस्ट जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और रेक लिख लें, रिक्वेस्ट लिख लें। इसके अंदर जो है ना हमारा एपीआई का जितना भी डेटा होता है वो ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फैच हमने यूज किया था page.tsx के अंदर, तो हम यहाँ पे जो है ना इसे मल्टीपल चीजें पास कर सकते हैं। हम इसे पैरामीटर पास कर सकते हैं, हम इसे पैराम पास कर सकते हैं, हम इसे बॉडी पास कर सकते हैं, और भी काफी सारी हेडर्स पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना ये हमें जब हम हमारा जो एंड पॉइंट होता है उसके अंदर जो है ना रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर मिलती है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कंसोल करवा के दिखा देता हूँ रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है। लेट मी जस्ट, अच्छा कंसोल डॉट लॉग, नहीं यहाँ पर नहीं, राउट डॉट टीएक्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। एक काम करते हैं, इसे यहाँ पे नहीं करते, इसे हम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इसे रिक्वेस्ट को जो है यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट की जो हमेशा वो रहेगी ना टाइप, वो रहेगी नेक्स्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे कोई पहले पूछ रहा था कि आपने वो इम्पोर्ट नहीं क्यों नहीं किया, तो वही कर लिया ये लोग। यहाँ पे भी हम इसकी जो है टाइप डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, तो अब देखें मैं आपको जो है ना ये रिक्वेस्ट जो है इसे कंसोल लो करवा के दिखाता हूँ। एक बार हम वापस जाते हैं अपने ब्राउजर में। ये वाली जो हमारा एंड पॉइंट यही था आई थिंक सो, हाँ यही एपीआई स्लैश क्या था, बुक्स। अच्छा, यहाँ पे हमारा डेटा तो शो हो रहा है, लेकिन हम अपने कंसोल में जाते हैं और रिक्वेस्ट में देखते हैं रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या है। आई थिंक सो पोस्ट के अंदर जो है मसला आ रहा है, तो हम इसे एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं करवाया। दोबारा रीलोड करते हैं। ये देखें हमारे पास ये जो है ना ये सारा डेस्टिनेशन, रेफरल पॉलिसी, मोड, क्रेडेंशियल्स, कैश, रिडायरेक्ट, इंटीग्रिटी, बॉडी, सिग्नल, सब कुछ जो है ना ये हमारा रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है। यूआरएल कौन सा था, रिक्वेस्ट की जो आईडी होती है वो क्या थी, ये सब हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना शो हो रहा है। हेडर्स आ गए, मेथड आ गया, यूआरएल आ गया, तो ये सब जो है ना हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर आता है। अभी के लिए से वापस रख देते हैं। अच्छा, अच्छा सर, इसमें अब हमारे बेयरर टोकन कैसे पास करेंगे? जी बेयरर बेयरर टोकन। टोकन अच्छा, वो अगर आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं कि बेयरर टोकन यानी एपीआई की जो है ना वो पास करें। वो कैसे करते हैं, हम हेडर्स लिखते हैं, हेडर नहीं हेडर्स, और उसके अंदर जो है ना इस तरह हम उसके अंदर एक ऑथेंटिकेशन या ऐसे का कुछ जो है ना एक की होगी, और उसके अंदर क्या करना है हमें एक ऐसे एक ये टेम्पलेट स्ट्रिंग पास करके, और उसके अंदर जो है ना हमारी डायनेमिकली जो हमारी एपीआई होगी वो ऐड कर देनी है। अगर सर, किसी तो को ये ये नहीं हर समझ आया, यूजर का टोकन कहाँ पे सेव कराएंगे हम ये? देखिए अभी हम ऑथेंटिकेशन की तरफ नहीं जा रहे ना। ऑथेंटिकेशन एक अलग टॉपिक है, ये हमारे चले सही है सर, एपीआई के अंदर, वो हमारा चले टॉपिक ठीक है नहीं है। सर। अगर वो हम कभी और उसे डिस्कस करेंगे, अगर दोबारा कभी हमने ऐसा सेशन किया तो। अभी ओके सर। बेसिकली हमने अब यहाँ पे हमारा अब गोल क्या है, गोल क्या है, हमने जो है ना डेटा लेना है और उससे जो है ना एक कंस्ट्रक्ट करना है एक ऑब्जेक्ट, और उसे जो है ना बुक्स के अंदर पुश करना है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ट्राई कैच यूज कर लिया ताकि एरर को हम लोग ग्रेसफुली हैंडल कर पाए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एरर को ही जो है ना वो हैंडल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम बोल देंगे कि यहाँ पे आएंगे हम बोलेंगे कि जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना जा रहे हैं जिसके अंदर एक मैसेज होगा।
मैसेज हम बोल देंगे इनवैलिड डेटा, और इसके अंदर एक स्टेटस पास कर देते हैं। स्टेटस कोड होगा हमारा, स्टेटस कोड इसे दे देते हैं 400 का, इनवैलिड रिक्वेस्ट का। 400 जो इनवैलिड रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। एरर यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि जो है हम ESLint यूज करें तो सारे ESLint के एरर है, हमारा स्पेसिफिक कोई यहाँ पे एरर है नहीं है, हमारा कोड एकदम ठीक चल रहा है। और यहाँ पे मैंने गलती से स्ट्रिंग पास कर दी, यहाँ पे नंबर पास करना है। अच्छा, अब ट्राई के अंदर देखते हैं, अगर हमारा डेटा जो है यूजर ने एकदम ठीक दिया तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि हम जो है ना जो रिक्वेस्ट है उससे हम लोग जो है ना अपना जो जेसन डेटा है उसे जो है ना हम लेंगे, मतलब उससे गेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डॉट जेसन। तो हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट न्यू बुक इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। तो हम लोगों ने जेसन फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा इसके अंदर पास किया है ना वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कंसोल करवा लेते हैं न्यू बुक को, और यहाँ पे जो है ना मैं अभी के लिए रिटर्न करवा देता हूँ। इसी को ही, लेकिन जो मैसेज जो है वो मैं यहाँ पे सक्सेस का दे दूंगा, और स्टेटस जो कोड जो है वो 200 का दे दूंगा। सही, डेमोस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट काम कैसे करती है। एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन पोस्टमैन के नाम से, आपको ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं एक दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। जब पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन जो है वो एक API क्लाइंट है, जैसे हम लोग गेट करते हैं ना क्रोम से, तो ये पोस्ट वगैरह के लिए यूज होता है। हमने सिंपली यहाँ पे आना है, आई थिंक मैंने यहाँ पे पीछे जो है पोस्ट की जो है यूज की हुई है, हाँ इन दोनों को जो है मैं हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आगे, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने यहाँ से अपना मेथड सिलेक्ट किया, मेथड हमारा पोस्ट है, फिर यहाँ पे अपना एंड पॉइंट दिया। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसे बॉडी देंगे, बॉडी हम देंगे रॉ, और रॉ के अंदर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जेसोन। हमें जेसोन के अंदर जो है ना हमें जो है हमारा डेटा जो है ना पास करना है। अच्छा, आप देखें हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पास करेंगे, हम देंगे उसे टाइटल, बुक का टाइटल XYZ कर देते हैं, फिर हम उसे पास करेंगे ऑथर, वो हम कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। और फिर हम उसे पास करेंगे इमेज URL, पास करेंगे। तो ये जो है मैं अपने मॉक डेटा से ये उठा लेता हूँ क्योंकि अभी मेरा टाइम लग जाएगा फिर ढूंढने में। ये वाली कॉपी कर लेते हैं, टैग आएंगे, पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना आईडी मिसिंग है, तो अभी के लिए जो है ना मैं आईडी भी डाल देता हूँ, लेकिन आईडी जो है वो हम लोग अपनी सर्वे जो PI है ना उसके ऊपर ही हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। आईडी में से दे देता हूँ 23, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये जैसे अब हम सेंड करेंगे ना, सेंडिंग रिक्वेस्ट, मैसेज सक्सेस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये वाली बुक है ना ये ऐड हो गई है। अभी हम जाएंगे हमारे UI के अंदर, UI के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और बुक ऐड हुई है या नहीं, ये XYZ के नाम से। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम जो है ना हम लोग कैश, क्योंकि डेटा हो जाता है नेक्स्ट चीज के अंदर, तो हम उसे रीलोड करेंगे ताकि वो रिवैलिडेट हो जाए। ओ सॉरी, हमने अभी वो पुश तो की नहीं है, हम कंसोल लॉग देखते हैं। कंसोल लॉग के अंदर देखिए अब हमारे पास हमने क्या, रिक्वेस्ट डॉट जेसन को जो है ना हमने क्या करवाया था, कंसोल लॉग करवाया था। तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट जेसन है वो कंसोल में क्या प्रिंट करवा रहा है।
तो यहाँ पे आके हम जो है ना इसे क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कहाँ से एरर शो हो रहा है? हाँ ये देखें, ये रहा हमारा। नहीं, आई थिंक सो ये तो नहीं है। दोबारा कॉल कर लेते हैं हमारी यहाँ से पोस्टमैन के अंदर, सेंड करते हैं। और यहाँ पर ये क्या एरर आ रहा है? द ऑपरेशन वाज अबॉर्टेड टू टाइम आउट। सर पोस्टमैन पे तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना। एक काम करते हैं हम, हाँ वहाँ पे तो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन ये कंसोल में नहीं आ रहा। हम क्लाइंट में देखते हैं। जब से ये नेक्स्ट 15 आया ना, तो जो हमारे सर्वर पे कंसोल लॉग्स होते हैं ना, वो क्लाइंट पे भी शो होते हैं सर्वर टैग के साथ। कंसोल में जाते हैं, यहाँ पे चेक, ये देखें, ये सर्वर से जो एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। और ये जो है हमारे पास ये सारी बुक्स जो है ना वो कंसोल लॉग हो रही है, लेकिन हमारा पोस्ट वाला काम नहीं कर रहा है। लेट्स सी व्हाई दिस नॉट वर्किंग। सेंड करते हैं दोबारा। सक्सेस आ गया। हाँ ये देखिए, न्यू बुक जो है ये यहाँ पे हो गई है। हमारे पास यार टाइटल आ रहा है, ऑथर आ रहा है, इमेज यूआरएल आ रहा है, आईडी आ रही है, जो कि हमें 4 चीजें चाहिए हमारी बुक को अपडेट करने के लिए। सिंपली अब हम यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, न्यू बुक के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो आईडी है ना, वो हम यहाँ से नहीं पास करेंगे, वो हम जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे न्यू बुक डॉट आईडी इज इक्वल टू, हमारी जो बुक्स की लेंथ है ना, बुक्स जो हमारा मॉक डेटाबेस है उसकी लेंथ +1। सो ये एक यूनिक आईडी बनती जाएगी साथ साथ। अब हम क्या करेंगे कि बुक्स डॉट पुश, यहाँ पे आइटम्स को, ये जो हमने न्यू बुक बनाई है इसी को नॉर्मली जाते हैं और पुश कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी जो हमारा यहाँ पे ये रिस्पॉन्स था, इसके अंदर बजाय इसके हम ये शेयर करें, हम यहाँ पे भेजेंगे न्यू बुक एज न्यू बुक। तो यहाँ पे हमें जो है ना से सिंपली पता चल जाएगा कि हमारा जो है ना बुक ऐड हो चुकी है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। इनवैलिड डेटा आ रहा है। इनवैलिड डेटा किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे आई थिंक सो के ये कॉमा नहीं यूज किया। हाँ, कॉमा नहीं हमने रिमूव किया था। इसे मैं जेसन सेलेक्ट करता हूँ, तो अब देखें ये हमारे पास जो है ना ये न्यू बुक ऐड हो गई है। अभी अगर हम जाते हैं हमारे यूआई के अंदर, करते हैं इसे रीलोड। अब जैसे ही रीलोड करेंगे तो हमारी न्यू बुक जो थी वो यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए जी। ये जो XYZ और 1 2 3 वाली जो बुक है ना, ये हमारे पास ऐड हो गई है। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी सर, काफी कंफ्यूजन है इसमें। जी पोस्ट का मेथड जो है इसको समझना पड़ेगा दोबारा से। जी, मैं बताता हूँ पोस्ट का मेथड। देखिए पोस्ट का सर मेथड आप जो है ना, न्यू प्रॉमिस वाले मेथड से करा दें एक दफ़ा। न्यू प्रॉमिस मेथड, विच वन? सर जैसे ये अच्छा प्रॉमिस वो, है ना सर। अच्छा देखें वो हम देखें जो न्यू प्रॉमिस वाला है ना, वो ज्यादातर यूज होता है जब हम लोगों को काफी सारे जो बल्क के अंदर जो है ना यूज करने होते हैं, एसिंक्रोनस जो है टास्क परफॉर्म करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना 10 एंट्रीज है डेटाबेस के अंदर और हमें सबका स्टेटस चेंज करना है, तो उसके लिए हम न्यू जो है न्यू प्रॉमिस वाला जो है ना मेथड यूज करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे तो हम सिंपली कोई एसिंक्रोनस फंक्शन यूज ही नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट को हम लोग जो है जेसोन को कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पे, और सिंपली हम जो है ना उसे पुश कर रहे हैं। इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है, राइट? तो सर वो कब यूज़ होता है? वो जो है वो डेटाबेस के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, जब हमारा सर्वर के अंदर जो डेटा है वो आने में टाइम लगता है, तब हम यूज करते हैं। और वो भी बहुत कम यूज करते हैं, हम ज्यादातर जो है ना असिंक का वेट यूज करते हैं, प्रॉमिस कम यूज होता है। ठीक है सर। और पोस्ट का मेथड मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए
हमने एक पोस्ट का मेथड लिखा, यहाँ तक पोस्ट का मेथड लिख के हम लोगों ने उससे एक पोस्ट का मेथड हम लिखा, तो हमें हर एपीआई के जो मेथड होते हैं ना उसके अंदर एक रिक्वेस्ट मिलती है। रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना हम पोस्टमैन के अंदर, पोस्टमैन क्या है, ये सिर्फ जो है ना एक पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहा है, जैसे हम नॉर्मल ब्राउजर से या प्रोग्राम से कोड लिख के डालेंगे वैसे ही ये कर रहा है। लेकिन जो है ना ये इजी है थोड़ा सा, हम लोग यूआई से कर सकते हैं, नहीं तो हमें कोड लिखना पड़ता। कोड भी लिखेंगे लेकिन वो बाद में लिखेंगे। वो क्या कर रहा है कि हम लोग जो है ना इस एपीआई एंड पॉइंट के ऊपर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है इस डेटा के साथ। तो जो हमारी बॉडी है ना उसके अंदर एक जेसोन डेटा है, जेसोन का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टाइटल, ऑथर और इमेज यूआरएल को जो है ना हम इंपोर्ट करा रहे हैं। सही है। फिर हम वापस आते हैं हमारे एंड पॉइंट पे, हमें रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना ये वाला जेसोन डेटा मिल गया। ये वाला जो जेसोन डेटा था ये हमें रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना मिल गया। हमने रिक्वेस्ट जो जेसन किया तो हमारे पास पहले वो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल था, तो हमने उसे पार्स कर लिया तो वापस एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ गया। फिर हमने जो है ना अब यहाँ पे हम आईडी पास नहीं कर रहे, देखिए यहाँ पे आईडी पास नहीं करे क्योंकि आईडी जो है ना वो हमें नहीं पता कि क्या हो सकती है, तो इसलिए वो हम लोग जो है ना सर्वर के ऊपर जो है खुद ब खुद जनरेट कर रहे हैं बुक्स की लेंथ +1 के साथ। सही है। आगे अब हम फिर क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये न्यू बुक आ गया, इसमें ऑथर, टाइटल और इमेज यूआरएल है, वो तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट से पास कर दिया था। और आईडी की जो है वो हमारे पास कमी थी, वो हम लोग ने न्यू बुक डॉट आईडी करके बुक्स लेंथ डॉट आईडी +1 कर दिया। आईडी भी आ गया हमारे पास। हमारे पास ये न्यू बुक जो है ना ये कंप्लीट एक हमारे पास बुक के अंदर जो सेटिस्फाई करता है वो वाला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हमने सिंपली बुक के अंदर जो है ना उसे पुश कर दिया, जो हमारा मेन बुक्स का जो एरिया है उसके अंदर पुश कर दिया। क्लियर है। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया लेकिन कंफ्यूजन है फिर भी, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम यूआई के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, सर ये टेंशन नहीं ले। सर ये रिक्वेस्ट हमारे पास पोस्टमैन चाहिए ना, आप वेबसाइट में अगर एग्जांपल देके बताएं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि रिक्वेस्ट कैसे आती है और उसके जी बिल्कुल, अभी हम फॉर्म बनाएंगे ना तो फॉर्म के अंदर हम देखेंगे कैसे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं फेच के जरिए, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चले अब जो है ना एक फॉर्म बनाते हैं, इसके अंदर फॉर्म हैंडलिंग भी थोड़ी सी आपको समझ आ जाएगी। ये बेस्ट सर तरीका नहीं है फॉर्म 15 का हैंडल करने का। बनवाइएगा। जी नेक्स्ट ईयर जो 15 का फॉर्म है ना सर, उसके जरिए बता दें कैसे यूज होता है वो। देखिए वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, उसके अंदर इतने जो है ना वो फंक्शंस नहीं है, मतलब जो है ना वो इतना मैच्योर नहीं है अभी, तो अभी उसके अंदर डेवलपमेंट काफी ज्यादा रहती है, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते, हम नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं। बाकी उसका उसके अंदर कुछ फर्क नहीं है, बस उसके अंदर एक एक्शन पास कर देते हैं तो वो जो कैशिंग वगैरह होती है ना उसे हैंडल कर लेते हैं, वो जो है नेक्स्ट जेस फेच के साथ नॉर्मली भी हैंडल कर लेगा। ठीक है सर। सर जब हम फिर उसको एनटीएम सॉरी नेक्स्ट.जेएस को डाउनलोड करें तो उसको पुराना वाला वर्जन डाउनलोड करें या 15 ही डाउनलोड करेंगे? नहीं नहीं 15 ही करें, 15 ही करें। ओके सर, तो पुराना वाला चल जाएगा इसमें फॉर्म का? चल तो जाएगा लेकिन आप 15 यूज करें ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए न्यू जो हमारे पास आए हैं सर ये फीचर्स। पूछ रहे हैं फॉर्म चल जाएगा इस पे? हाँ ये वाला फॉर्म तो चल जाएगा 14 के अंदर भी, जो हम यूज कर रहे हैं ना वो वाला 14 में भी चलेगा, 15 में भी चलेगा, जो वो जो नेक्स्ट जेस वाला स्पेसिफिक है वो सिर्फ 15 के अंदर चलेगा। ठीक है अच्छा सर। एक कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू कंपोनेंट बना लें, बुक डैश फॉर्म डॉट tsx। ठीक है RFC करेंगे, इसे रीनेम कर देते हैं बुक फॉर्म के नाम पर। मैं अभी भी आपको रेकमेंड करूंगा साथ साथ कोड करते जाएं, इसलिए मैं कम स्पीड पे चल रहा हूँ ताकि सबको कोड लिखने की आदत हो। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए जब भी हम एक फॉर्म बनाते हैं ना, फॉर्म के अंदर जो है ना 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जो है एक स्टेट होती है, फर्स्ट वी हैव स्टेट्स जिसके अंदर हमारा जो डेटा है ना वो स्टोर होगा। सेकंड हमारे पास होता है एक ऑन सबमिट फंक्शन, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो क्या एक्शन परफॉर्म उसके ये हम लोग उसके अंदर डिफाइन करते हैं। थर्ड हमारे पास होती है इनपुट फील्ड्स, जब भी हम लोग इनपुट फील्ड में कुछ ऐड करेंगे ना तो उससे एक स्टेट जो है ना एसोसिएट होगी। जैसे जैसे हम इसमें राइट करेंगे वो जो है ना इसके अंदर जो है ना सेव होता जाएगा स्टेट के अंदर, और फिर जब हम सबमिट करेंगे तो हम लोग जैसे भी हम सर्वर की तरफ अपना डेटा पास करना चाह रहे हैं तो वैसे हम कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं।
साथ साथ इसके यूआई पे भी काम करते हैं। यूआई पे आप कंफ्यूज ना और फंक्शनैलिटी देखें, ठीक है। या फिर छोड़ें, अभी के लिए जो है ना हम सिर्फ नॉर्मल जो है ना एक फॉर्म में बनाते हैं। एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट फील्ड, और इसको एक आईडी दे देंगे टाइटल नाम की। फॉर्म से अच्छा, स्टार्ट नहीं करेंगे इसमें, जैसे नॉर्मल HTML में होता है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बल्कि वैसे ही करते हैं। हाँ आपने बिल्कुल ठीक है, वहां से फिर ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, एक फॉर्म बना लिया, उसके अंदर हमारे पास जो है ना लेबल भी ऐड कर ही देते हैं, बल्कि वो बाद में जब इसकी यूआई ठीक करनी है ना तो तब कर लेंगे। अभी फंक्शनलिटी इसी को कंप्लीट करते हैं। लेबल ऐड करेंगे, सॉरी इनपुट ऐड करेंगे। अच्छा, इनपुट जो है ना ये शेड सीन की तरफ से आ रहा है, तो इसके अंदर स्टाइल जो है ना पहले से लगे होंगे, इसलिए उसके अंदर हम लोगों को जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको एक आईडी दे देते हैं टाइटल नाम की, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए काम आएगी। उसके बाद हम इसे दो चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। वो होती है, एक होती है वैल्यू और एक होता है ऑन चेंज। ये दो हमें चीजें से पास करनी होती हैं। वो कैसे हमें मिलेंगी? वो हमें मिलेंगी पहले तो इससे जो है हम कर देते हैं एज अ यूज क्लाइंट, सही है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, हम एक यूज स्टेट बनाते हैं टाइटल नाम की। इसे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे। टाइटल जो है उससे हम यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे और इसका जो टी है वो कैपिटल कर देंगे। अब यहाँ पे जो है ना ये वाला हमारा टाइटल के लिए है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू दे देंगे टाइटल। और जो ऑन चेंज है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट मिल रहा है ई नाम का, तो हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐड करेंगे। और जब जब हमारी इनपुट चेंज होगी ना, तब तक हमारी जो है ना हम टाइटल को जो है ना सेट करते रहेंगे इस तरह। यहाँ पे आएंगे। अब अच्छा, अब हम वैल्यू कैसे लें जो इनपुट के अंदर हम राइट कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। पहले एक बार आपको कंसोल लो करो, आगे दिखाता हूँ मैं ई को कि ई आखिर है क्या। इससे हम जो है हमारे पेज के अंदर जो है इंपोर्ट करवाते हैं हमारा जो ये हमने अभी फॉर्म बनाया, फॉर्म इंपोर्ट करवा लिया, सही है। टैग आते हैं यूआई के अंदर, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ रही है, अगर आपको नजर आ रही हो तो जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। ये आपको इनपुट फील्ड नजर आ रही है? सर थोड़ी मार्जिन दे दें इसको। ओके, वैसे पूरा स्टाइल करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, स्टाइलिंग बाद में देख लेंगे। मार्जिन इसे दे देते हैं फॉर्म को। मार्जिन जो है ये ले लेगा 7 विल बी, हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना हमारी इनपुट फील्ड आ गई। अब कंसोल में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ई का ई आखिर है क्या। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे कुछ राइट करते हैं ना, जैसे हेलो, वैसे वैसे जो हमारा ई जो हमने कंसोल लॉग करवाया था ना वहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि बबल सी ट्रू कैंसिलेबल, ये सारी इसके अंदर जो है ना प्रॉपर्टीज है। हमें जो इंटरेस्ट है ना हमें तो हम यहाँ पे आएंगे, ये टारगेट जो है ना, टारगेट के अंदर आएंगे और इसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर आएंगे ना। तो अभी के लिए जो है सेट नहीं हो, हाँ सेट कैसे होगी, क्योंकि हमने जो है कंसोल लॉग करवा रहे हैं। तो अभी के लिए मैं जो है ना इसे एक फंक्शन के जो ब्रैकेट्स है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और साथ ही साथ हम जो क्या करते हैं कि ऑन चेंज के अंदर जो है ना सेट टाइटल जो है उसे कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या कोई बोर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेशन काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। नो सर, नो सर। हाँ, तो अब यहाँ पे जो है ना हमें जो है ये हम लोगों ने इसको वैल्यू पास की, तो जो इसके अंदर वैल्यू होगी ना वो ये वाली होगी। फिर जैसे जैसे कोई इसके अंदर राइट करता है कुछ भी, जैसे जैसे इसके अंदर कुछ चेंज होता है, वैसे वैसे हम जो है ना जो उसकी वैल्यू होगी जो हम राइट कर रहे हैं वो हम लोग जो है ना इस स्टेट के अंदर सेट कर रहे हैं। मैं इसको आप डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी अभी के लिए सर तो पोस्ट ये पेन को जो जब है ना, जब ऑन चेंज पे टेक्स्ट आएगा सर, तो ये कंपोनेंट रीरेंडर होता रहेगा ना? जी
तो सर इसका कोई नुकसान तो नहीं है परफॉर्मेंस पे? देखिए परफॉर्मेंस पे नुकसान तो है इसका। उसके लिए हम जो है ना एक लाइब्रेरी है रिएक्ट फॉर्म, वो यूज करते हैं। तो उसके अंदर जो है ना ये सारी चीजें परफॉर्मेंस वगैरह, एक्सेसिबिलिटी और एरर मैसेजेस वगैरह वो सब हैंडल हो जाते हैं। उसको हम आगे देखेंगे कभी फ्यूचर में, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, अभी उसको नहीं हम छेड़ रहे। ठीक है सर। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मैं दोबारा जो है ना आपको कंसोल में दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे। अच्छा मैं जो भी राइट करूंगा ना वो यहाँ पे शो भी होगा, और यहाँ पे जो इसके अंदर टारगेट है और इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है। सही है। तो दिस इज हाउ वी आर सेटिंग द स्टेट इन आवर फील्ड। अच्छा इसको मैं अब डायग्राम से दिखाता हूँ। देखें ये हमारी है इनपुट फील्ड, और ये है हमारी स्टेट। इसके अंदर एक हमारे पास वैल्यू है टाइटल, और एक हमारे पास है उसका सेटर फंक्शन सेट टाइटल। अच्छा जैसे जैसे अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना, जैसे जैसे हम इनपुट को हम लोगों ने वैल्यू दे दी, तो जो चीज जो है इधर वैल्यू के अंदर होगी ना, ये टाइटल के अंदर होगी। वैल्यू के टाइटल के अंदर जो चीज होगी वो इनपुट के अंदर शो हो रही होगी। और जैसे जैसे कोई भी टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी हमने यहाँ पे राइट किया, वैसे वैसे एक ऑन चेंज फंक्शन जो हमने डाला हुआ है, जो है ना जैसे जैसे चेंजिंग हो गया वैसे वैसे अब जो है ना हमारा जो है वो वाला ऑन चेंज फंक्शन जो है ना वो रन होता रहेगा। और उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि जो इसके अंदर वैल्यूज है ना वो टाइटल के अंदर सेट कर दो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, वो सेट टाइटल के अंदर सेट होता है, वैल्यू टाइटल के अंदर आ जाती है, वो दोबारा यहाँ पे शो हो जाती है। तो ऐसे सर ये ये एक डेटा सिंक के अंदर चल बाइंडिंग, रहा है। ये डेटा डेटा, बाइंडिंग है ये। सर तो ये कौन सी कहलाएगी? टू वे कह लें इसे। सर तो रिएक्ट में तो कहते हैं ना 1A सपोर्ट है, मतलब एक ही है एक तरफ से। नहीं आपके सामने वर्क कर रहे हैं। अच्छा सर, सही है सर। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। क्या ये हो गया? ठीक है सर, सही है ठीक सर। है। अच्छा नेक्स्ट हम जाते हैं। हमें 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 अब कितनी फील्ड चाहिए? 3 चाहिए। तो 2 3, ये वाली होगी हमारी ऑथर के लिए, ये वाली होगी हमारे इमेज यूआरएल के लिए। सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, 2 स्टेट्स बनाएंगे, और इसको जो है मैं रीनेम कर दूंगा ऑथर पे, और ये वाला जो है इसे मैं रीनेम कर दूंगा इमेज यूआरएल पे। ठीक है। तो आपको अभी ये वर्क फ्लो तो समझ आ गया होगा। हमें यहाँ पे टाइटल की जगह यहाँ पे डालना है ऑथर, और यहाँ पे सेट टाइटल की जगह डाल देना है सेट ऑथर, और यहाँ पे डाल देंगे सेट इमेज यूआरएल, तो यहाँ पे डाल देंगे हम इमेज यूआरएल। तो ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा गंदा सा फॉर्म बन गया है, क्योंकि इसके अंदर यूआई डिजाइन तो कुछ भी नहीं है, सिंपल 3 ये है। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करते हैं फिर देखेंगे। अच्छा हर फॉर्म के अंदर एक जो है ना, फॉर्म के अंदर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बटन नहीं डालना, हमें यहाँ पे एक बटन ऐड करना होता है। बटन बनाएंगे, यूआई से इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसे क्या बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ भी क्रिएट बुक, इसे लेबल दे देंगे, और इसकी टाइप जो है ना वो कर देंगे हम सबमिट। ओके टाइप सबमिट कर दी। अब जैसे इसे क्लिक करेंगे ना हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये एक्शंस को जो है ना वो निकाल देना है, और यहाँ पे ऑन सबमिट का एक जो है ना इवेंट होता है उसे लिसन करना है, और यहाँ पे हम कर देंगे हैंडल सबमिट। अब ये हैंडल सबमिट किया, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो हम अभी बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम जो है ना अपना अपना आगे का जो सर्वर से हमने जो कांटेक्ट करना है और हमारी बुक को ऐड करना है, एपीआई फेच करनी है, वो सारा प्रोसेस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर जी इमेज जो है आप
यहाँ पे हम लोग एक एक्शन कर रहे हैं, एक एक्शन के अलावा हमने ऑन सबमिट किया था, इन दोनों में फर्क क्या है? ये एक्शन जो होता है ना, एक्शन के अंदर हम लोगों को एक यूआरएल देना होता है अलग पेज का, जहाँ पे हम जो है ना सारा इनपुट को हैंडल कर रहे हैं। तो वो उसके ऊपर जो है ना उस डेटा को पैराम्स के अंदर डाल देता है, यूआरएल के अंदर जो पैराम्स होते हैं, और वहां पे फिर हम उसे जो है ना जो भी हम उसके साथ काम करना चाह रहे हैं वो कर देते हैं। और ऑन की जो है ना फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो हमने ये शो किया पास किया हुआ है फंक्शन, तो जैसे हम सबमिट बटन को दबाएंगे तो ये वाला जो है ना सबमिट हो जाएगा और हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करवा के। सर अलर्ट वर्क करेगा इसमें? सबमिटेड, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती है, हमें यहाँ पे भी हमें इवेंट, और हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ई डॉट, इसकी टाइप जो है वो डिफाइन कर देते हैं। इसकी टाइप होती है यहाँ पे फॉर्म इवेंट। तो हम यहाँ पे करेंगे, इसकी टाइप होती है रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट। यहाँ पे जो है ना प्रीवेंट डिफॉल्ट करना होता है। ये प्रीवेंट डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो कि ना जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं ना फंक्शन को, जैसे मैं इसे एक बार करता हूँ कमेंट, यहाँ पे जाता हूँ हेलो हाय, रीलोड होने से और बचाता है। ये वाला हम यहाँ पे इसे पास कर देते हैं और क्रिएट बुक कर रीलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पेज रीलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे पेज रीलोड हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेज रीलोड ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए जो है ना हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। अब जो हम लोग यूज करेंगे ना, जैसे हम इस फॉर्म को इसे क्लिक करेंगे और क्रिएट बुक करेंगे, तो हमारा जो है ना यहाँ पे सबमिटेड जो है कंसोल हो जाएगा, कंसोल हो जाएगा। ये देखें, ये रहा सबमिटेड। अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे मेरा कर्सर है जहाँ पे ये रहा। तो अब जो हमारा सारा जो है काम सबमिट करने का फॉर्म, वो हम यहाँ पे जो है ना हैंडल करेंगे। सर करना कुछ भी नहीं है जी। सर एक ट्राई कैच बना लिया हमने। पहले हम एरर को जो है ना वो कर देते हैं कंसोल, कंसोल डॉट एरर कर लें, कंसोल डॉट लॉग कर लें, जो चाहे कर लें। यहाँ पे कर देते हैं एरर क्रिएटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे अभी एपीआई को कॉल करने वाले हैं, और यहाँ पे एरर भी बता देंगे क्या एरर है। ये वाला एरर यहाँ पे पास कर दिया, ओके। अच्छा, अब ट्राई के अंदर हम लोग देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ट्राई के अंदर जो है ना एक वेरिएबल बनाना है रिस्पॉन्स नाम का, और उसे हम करवाएंगे अवेट। लेकिन उससे क्या उससे पहले हम एसिंग कर देंगे हमारे हैंडल सबमिट को। अवेट फेच करेंगे। अब हम यूज करेंगे, हम जो पहले हमने गेट रिक्वेस्ट डाली थी ना पेज डॉट टीएसएक्स पे, अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट डालेंगे, सही है। पहले हम लोग यहाँ पे हमने डालना है अपना p://local host $3000/API/hooks। अच्छा, यहाँ पे आगे आगे फिर हम लोगों को जो ना एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हैं। उसके अंदर हम इसे बताते हैं कि भाई आपका मेथड जो है ना वो रहेगा पोस्ट, कैपिटल के अंदर पोस्ट। उसके बाद आपके पास जो आपकी हेडर बॉडी होगी ना, क्योंकि बॉडी के अंदर ही तो हम लोग जेसन पास करेंगे। रिमेंबर कि हमने पोस्टमैन के अंदर जो डेटा पास किया था जेसन वाला, वो किस में पास किया था, बॉडी में। तो मैं यहाँ पे बॉडी में जाएंगे, और यहाँ पे अब देखें हमारे पास जो है ये वाला एक ये जो हमारे पास जो है ना ये 3 अलग अलग वैल्यूज आ रही है, राइट। तो हमने क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, और उसे जो है ना बॉडी के अंदर पास कर देना। वो कैसे करेंगे, हम करेंगे जेसॉन। हम इसे पहले यूज कर चुके हैं गेट वाले के अंदर, स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हमारी ये जो तीनों वैल्यूज है ना, ये वाली, ये और ये, इन्हें पास कर देंगे। कैसे करेंगे, हम कर देंगे कि टाइटल इज टाइटल, ऑथर इज ऑथर, एंड इमेज यूआरएल इज इमेज यूआरएल, सही है। और इसके अंदर एक और चीज जो है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो है हेडर्स। चाहिए ये वाली हेडर्स है ना, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हम डाल देते हैं कंटेंट टाइप
डैश टाइप एंड इसको हम कर देते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसोन। तो बस यहाँ पे हम सिंपली से बता रहे हैं कि हमारा हम जो यहाँ से डेटा पास कर रहे हैं ना उसकी टाइप जो है ना वो जेसन है। सिंपली हम इसे ये बता रहे हैं, इसे जमा कर देते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने एक रिस्पॉन्स डाला, अपना फेच किया, उसके अंदर एपीआई यूआरएल डाला, पोस्ट मेथड उसे बताया, हमने बताया कि हमारा जो टाइप है ना कंटेंट की वो है ये जेसॉन। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर हमने जो है क्या किया, हमने टाइटल, ऑथर और इमेज यूआरएल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज किया और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली हमारा जो है ना पूरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सर Right. लाइन नंबर 16 में क्या एरर आ रहा है? लाइन नंबर 16 में ये एरर आ रहा है कि हमने रिस्पॉन्स इज असाइंड बट अ वैल्यू नेवर यूज्ड, मतलब रिस्पॉन्स हमने बनाया लेकिन उसे यूज नहीं किया। ये स्ट्रिंग का एरर है, इसे छोड़ें आप। जब पोस्टमैन को के लिए बंद कर देते हैं, वापिस आते हैं यहाँ पे। अच्छा अभी जो है ना क्लाइंट साइड पे जब काम कर देते हैं तो हमेशा चेंजेस करने के बाद जो है ना एक बार रीलोड कर लिया करें ताकि जो कोड रिफ्लेक्ट हो जाए। सिंपल है, यहाँ पे हमारी सारी बुक्स आ रही हैं। अच्छा अब हम बुक का नाम रखते हैं 58 लॉज ऑफ मार्केटिंग और इसके जो ऑथर हैं वो है आई थिंक रीस, और इसके अंदर ये वाला यूआरएल डाल देते हैं। सही है। अब जैसे ही मैं क्रिएट बुक करूंगा ना तो हमें एरर आ गया है। एरर किस लिए आया है, अच्छा ये हमारा एरर नहीं है। पोस्ट देखें यहाँ पे कंसोल में देखेंगे, पोस्ट की एक हमने कॉल मारी, एपीआई स्लैश हुक्स के अंदर हमने कॉल किया पोस्ट मेथड के साथ, और हमारा जो स्टेटस है 200 है, विच मीन्स कि हमारी जो बुक है वो ऐड हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो इसलिए क्योंकि हमें जो है ना नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, एक बार हमने डेटा फेच किया ना तो उसे क्या करता है, उसे वो कर लेता है कैश। कैशिंग के अंदर हम बाद में बात करेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। लेकिन अगर हम रिलोड करते हैं, नीचे आते हैं तो हमारे पास ये जो 58 लॉज ऑफ मार्केटिंग वाली बुक हमने ऐड की थी ना, ये हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन, आपने जो है एक फॉर्म बना के उसे सबमिट भी करवा लिया एपीआई राउट्स के जरिए। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग सी करेंगे और इसके अंदर एक दो फंक्शनलिटीज और ऐड करनी है वो ऐड करेंगे और हमारा जो है सेशन कंप्लीट करेंगे। ओके ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है एक तरीके से, है ना सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, वहाँ पे डेटाबेस जो है ना वो अलग होता है, रियल डेटाबेस होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, हम अपना सर्वर एक बार बंद करके दोबारा चलाएंगे तो वो डेटा दोबारा रीसेट हो जाएगा। ओके सर ये हैंडल सबमिट बटन जो है उसको समझ नहीं आ रही है। हैंडल सबमिट बटन है ना, ये चीज समझ नहीं आई। ये हमारा आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम है, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोल लें, यहाँ माइक क्लोज करके बोलें। हैंडल सबमिट बटन है ना, उसमें ये चीज समझ नहीं आई कि जब ट्राई कैच के ब्लॉक्स बने इनमें क्या हो, मतलब सही से समझा दे, सही समझ नहीं आई ये बात। देखिए ट्राई कैच के अंदर क्या होता है कि वो जो है ना ये इफ एल्स की तरह देख लें। अगर वो ट्राई करेगा कि ये वाला जो है ना कोड चलाएगा, अगर इस कोड में कोई एरर आता है ना तो वो कैच वाला एरर चला कैच वाला कोड चला देगा। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स के अंदर ये जो हमारी एपीआई ये फेल हो जाती है, कोई एरर आ जाता है तो वो क्या करेगा, कंसोल डॉट एरर कर देगा, एरर क्रिएटिंग बुक्स एरर। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? जी समझ गया, मतलब रिस्पॉन्स से आपने डेटा तो फैच करवा लिया जी। तो अगर अगर इन केस अगर कोई एरर आता है तो हम उसे हैंडल कर रहे हैं बस। मैं ये कह रहा हूँ हम पुट कैसे कर रहे हैं डेटा को, फैच कैसे कर रहे हैं? नहीं पुट कैसे कर रहे हैं। आपने भी बुक बनाई, वो बुक अच्छा हमारे मैं लगता है आप पीछे कहीं पे चले गए थे, आपने गौर नहीं किया। देखें यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट के अंदर ये सारा डेटा आ रहा है, ये वाला सारा डेटा आ रहा है, ये बॉडी आ रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट डॉट जेसन, यानी रिक्वेस्ट के अंदर जो जेसन हमारे पास है ना डेटा जो हमने बॉडी में ऐड किया था उसे जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दो, वो स्ट्रिंग के फॉर्म के अंदर उसे जेसन में कन्वर्ट कर दो। अब हमारे पास जो है ना ये तीनों चीजें आ गई, टाइटल आ गया, ऑथर आ गया, इमेज यूआरएल आ गया। इस न्यू बुक के अंदर हमारे पास आईडी की कमी थी, हमने क्या किया, न्यू बुक डॉट आईडी एक की बनाई और उसको इक्वल कर दिया
बुक डॉट लेंथ +1, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 बुक्स हैं और हम लोग एक और ऐड कर रहे हैं तो उसकी जो आईडी होगी वो 21 हो जाएगी। फिर हम सिंपली जो है ना, जो मेन हमारे पास बुक्स थी जो हमने इंपोर्ट की है उसके अंदर कर रहे हैं बुक्स डॉट पुश न्यू बुक। ठीक है, सर ये फंक्शन कॉल किया है पोस्ट वाला? देखें पोस्ट फंक्शन नहीं है, ये एक एपीआई एंड पॉइंट है। हाँ सर वही एपीआई एंड पॉइंट का पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो यही तो कॉल हो रहा है, अच्छा अच्छा सर, सही डायरेक्टली है, नीचे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सही है। जहाँ पे गेट अच्छा। मेथड इस्तेमाल हो रहा है, जी यहाँ पे जो एपीआई कॉल करिए उसमें पोस्ट वाले की जो पोस्ट एपीआई वो कॉल हो रही है। जी, अगर यहाँ पे गेट लिखते हैं तो गेट वाली होगी, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट हमने किया हुआ है, गेट अलग है पोस्ट अलग है। तो मतलब इनके जो नाम है इनकी फंक्शन के हिसाब से रखी जाएगी, गेट और पोस्ट रिजर्व वर्ड्स हैं। जी ये रिजर्व वर्ड है। अगर इसके अलावा कोई आप अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं ना फंक्शन, तो उसमें एरर आ सकता है, क्योंकि ये जो है ना नेक्स्ट जेस स्पोकन सिर्फ जो है जो रिजर्व नेम होते हैं ना, पोस्ट पुट डिलीट गेट वगैरह, वही जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट करने देते हैं राउट की फाइल से। सर हम इसमें इमेज अच्छा। जो है जनरेट, इमेज का URL जो जनरेट करेंगे सर वो जावास्क्रिप्ट के मेथड से ही करेंगे जो होता है नॉर्मल नेक्स्ट जेएस देखिए में? हम जो है ना इमेज का यूआरएल जो है ना वो जनरेट नहीं कर रहे, हम जो है ना सिंपली ये एक, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, सर ये वो तो किसी मैं समझ वेबसाइट के गया, आप ऊपर। पेस्ट कर जी रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ जब हम जैसे सेलेक्ट इमेज करते हैं ना अपने पीसी से, तो सर उसको, जी उसका URL कैसे करेंगे, मतलब वही नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का सर वो है मेथड? देखिए उसके अंदर पता है क्या होता है, अगर आप सिर्फ लोकली काम कर रहे हैं ना तो क्या करेंगे, आप बुक को जो है ऐड करेंगे और उसका एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा, मतलब वो कुछ फंक्शन होते हैं उससे जो है ना आप अपने पब्लिक फोल्डर जैसे है हमारे पास उसके अंदर सेव कर लेते हैं। और जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं ना तो इतनी स्पेस हम सर्वर पे ऐड कर नहीं सकते, इतना लोड डाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं एक बकेट यूज करते हैं, स्टोरेज यूज करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है। वैसे हम इसे यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामेटिकली, लेकिन ऐसी और भी थिंग होती है, अपलोड थिंग है और ऐसी अलग अलग सर्विसेज हैं। उसके अंदर हम पहले क्या करते हैं कि एक फंक्शन रन करते हैं और जो हमारा इमेज होती है ना उसे वहां पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते हैं तो फिर इस तरह का हमारे पास जो है ना यूआरएल आ जाता है, उसे हम फिर यूटिलाइज करते हैं। सही सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एक चीज जो है ना वो हमारे पास हमें मसला कर रही है, वो भला क्या है। देखिए जैसे हम लोग एक न्यू बुक ऐड करते हैं ना, ये वेयर नेम है, मैं बुक लिख रहा हूँ ये वाली। अच्छा, हमने ये बुक तो ऐड हो गई, हमारे पास यहाँ पे स्टेटस कोड आ गया एपीआई बुक एडिट 200, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुक शो नहीं हो रही। लेकिन अगर हम रीलोड करते हैं ना तो बुक यहाँ पे शो हो रही है, सही है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाए हमारे पास, रिस्पॉन्स जो है ना ओके है, यानी उसका जो मैसेज है ओके है, उसका जो है सक्सेसफुली हमने बुक क्लियर कर लिया, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा पेज खुद ब खुद रीलोड हो जाए। अब वो कैसे करेंगे, कि कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि हम लोग प्रोग्रामेटिकली पेज को कैसे रिफ्रेश करेंगे? सर विंडो डॉट डॉट जी यूज इफेक्ट सोच रहा था, यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट नहीं, यूज राउटर पढ़ा है ना हमने, नहीं, कौन सा ऐसे राउटर। यूज किया है। हाँ, ये हम लोगों ने ना नेक्स्ट नेविगेशन से एक हुक है जो है इंपोर्ट करनी है, ध्यान रहे नेक्स्ट नेविगेशन से, सही है। इसे इंपोर्ट किया और इसे यहाँ पे ना इन्वोक कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से इंपोर्ट किया, इस तरह इसे इंपोर्ट किया। अब जो है ना इसके अंदर जो है ना राउटर के अंदर हमारे पास फंक्शन आ गए हैं, राउटर डॉट बैक, ये बैक में पिछले यूआरएल पे चला जाएगा, फॉरवर्ड, प्रीफेच, पुश किसी और के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, रिफ्रेश और रिप्लेस, मतलब नाम से समझ आ रही है कहाँ क्या काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स हमारा ओके है यानी सक्सेसफुल है, तो हम क्या करेंगे राउटर डॉट रिफ्रेश। पहले पढ़ा यहाँ से? सही है सर, जैसे ही डेटा चले जाएगा तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ, और हमारा जो वो कैश हुआ था डेटा वो जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी सर यूआई तो थोड़ी सी अच्छी ठीक करते हैं। सर तो नॉर्मली भी ऐसे ही करते हैं? नॉर्मली देखें, नॉर्मली पता है क्या होता है, नॉर्मली हम यूज करते हैं सर्वर एक्शंस और रिवैलिडेशंस। तो बेसिकली क्या होता है कि नेक्स्ट हाँ। के अंदर जो है ना
जो भी एपीआई को कॉल करते हैं ना तो वो उसे कैच कर लेता है उसका रिस्पॉन्स। जैसे जैसे बार बार फिर हम उसे बगैर पेज रीलोड किए या फिर जब हम प्रोडक्शन में चले जाते हैं तो वहां पे जो है ना हमें वो सेम डेटा दिखाता रहता है ताकि सर्वर पे लोड कम करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम करते हैं रिवैलिडेट पाथ। रिवैलिडेट पाथ करते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं कि स्लैश को जो है ना रिवैलिडेट कर दो। लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये जो है ना ये सर्वर कंपोनेंट में काम करता है। तो ये सही हम अभी सर। क्लाइंट में है तो ये एरर देगा। सर इसलिए हम जो है ना जुगाड़ू मेथड यूज कर रहे हैं राउटर डॉट रिफ्रेश का। जी यहाँ पे आप विंडो डॉट रीलोड के बिल्कुल से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे जी 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 बिल्कुल वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वही वाला माउंटिंग वाला एरर रहेगा जो अलर्ट के साथ आ रहा था, इसलिए हम उसे यूज नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन के बजाय राउटर वाले से हम इंपोर्ट करते हैं ना तो वहां पे भी सेम ही एरर आएगा। अच्छा अब इसका यूआई थोड़ा सा ठीक करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। सर वो कार्ड में फॉर्म था ना, शेड सीएन की, शेड सीएन के हाँ पेज हाँ डॉक्यूमेंट्स का। वैसे लेकिन वो फिर रिएक्ट टू फॉर्म यूज करता है, इस वजह से नहीं यूज कर रहे वो लोग। कार्ड हेडर यूज करेंगे। कार्ड हेडर के अंदर हम बताएंगे कि भाई ये फॉर्म किस लिए है। तो फॉर्म है हमारा, फॉर्म के अंदर एक कार्ड टाइटल भी डाल देंगे, बताएंगे कि क्रिएट न्यू बुक। ओके और फॉर्म के अंदर नहीं होगा, फॉर्म से बाहर रहेगा। आफ्टर दैट क्लास नेम इसे भी दे देते हैं w डैश फुल, और इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो हम लोग मीडियम रख देते हैं ताकि ये फुल स्पेस ना ले बल्कि जो है ना एक मैक्सिमम विड्थ पे जाके रुक जाए। वो इसकी रहेगी 48 पिक्सल। नेक्स्ट हम लोग इसकी जो मार्जिन एक्स है वो ऑटो कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद फिर हम जाएंगे ऐड करेंगे कार्ड कंटेंट इस फॉर्म के अंदर। कार्ड कंटेंट, मैं आपको बताता हूँ कि कार्ड कंटेंट फॉर्म से बाहर क्यों नहीं बनाया, इसके अंदर क्यों बना रहे हैं। अच्छा इसके अंदर अब क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे। डिव, इसको क्लास नेम देंगे स्पेस डैश वाई डैश कोड, और इसके अंदर जो है ना एक लेबल डाल देंगे। लेबल हमारी फर्स्ट लेबल क्या है, टाइटल है, और यहाँ पे इसको दे देंगे HTML4 HTML4। यहाँ पे हम जो है ना ये वाली आईडी मतलब जिस रिस्पेक्टिव इनपुट के लिए है उसको हम उसकी आईडी यहाँ पे ऐड करते हैं टाइटल। सही है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 बार जो है ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी 3 फील्ड्स हैं। यहाँ पे वापस आएंगे और इसके अंदर जो है ना अब हम लेबल के साथ जो है ना इनपुट फील्ड्स भी जो है ना ऐड कर देते हैं। लेट्स सी, से यहाँ पे कट किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा यूआई जो है बेसिकली मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, टाइम काफी ज्यादा हो गया, और यूआई जो है ना आप देख के भी कर सकते हैं। बाकी समझ तो आ ही रही होगी, सिंपल सा ही है, बाकी इतनी कुछ खास क्लास में हम यूज कर नहीं रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। सर हमने लास्ट है जैसे अभी इसके अंदर डाला है डेटा, इसी तरह अगर हम अपनी जो कोई डेटा हो जीमेल में भिजवाना चाहे, जीमेल में भी अगर जीमेल भेज देंगे तो उसमें जाएगा। वो हम ऐसे नहीं भेज सकते, उसके लिए हमें जो है ना कुछ सर्विसेज होती हैं, मेलिंग एपीआई चाहिए होती है। जैसे कि रीसेंट नाम की एक सर्विस है, वो क्या करती है कि हमें ना एक एपीआई प्रोवाइड करती है। उसके अंदर हम जो है ईमेल जिसको भेजना है वो पास कर सकते हैं, अपना ईमेल दे सकते हैं जहाँ से भेजना है, फिर जो है हम कंटेंट उसके अंदर पास कर सकते हैं, नेम सब जो अपना होता है हेडलाइन होती है, और फिर उसके बाद कंटेंट होता है वो हम पास कर देते हैं। जैसे ही फिर हम लोग फॉर्म वगैरह या एपीआई को कॉल करते हैं तो वो जो है ना उस ईमेल के ऊपर वो ईमेल चला जाता है। वो फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह, अगर ये वाला इससे आप सेटिस्फाइड है तो हम आगे भी ऐसे सेशन कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आखिरी जो है हमारे पास आ जाएगा कार्ड फुटर। कार्ड फुटर के अंदर हम जो है ना ये बटन को ऐड कर देंगे। अच्छा अब आपको समझ आ रही होगी कि हमने जो फॉर्म जो है ये कार्ड कंटेंट के बाहर कार्ड कंटेंट जो है उसे फॉर्म के अंदर क्यों बनाया, ताकि जो है ना हम लोग यहाँ पे ये सबमिट फॉर्म जो है सबमिट का बटन है इसे हम कार्ड फुटर के अंदर डाल सकें ताकि वो यूआई थोड़ा सा अच्छा हो जाए। अभी इसका रिव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू आई थिंक काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन इसे बेहतर किया जा सकता है, बेहतर करते हैं इसे और क्या कर सकते हैं।
अच्छा, कार्ड हेडर है। इसको तो आई थिंक किसी चीज की जरूरत नहीं है। कार्ड कंटेंट पे आते हैं। कार्ड कंटेंट के अंदर थोड़ी सी जो है ना स्पेसिंग दे देते हैं, स्पेस डैश वाई डैश 4। और आगे जो है हमारे पास आ जाता है, बाकी इन्हें जो है हमने क्लास ऑलरेडी दे दी हैं, दे आर लुकिंग प्रीटी गुड। कार्ड फुटर के अंदर आते हैं। कार्ड फुटर को हम दे देते हैं यहाँ पर, आई थिंक कार्ड फुटर को भी कोई जरूरत नहीं। ओके है हमारा ये जो यूआई हमने बनाया। अभी दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, या फिर इसे बढ़ाते हैं इसकी विड्थ को एक बार, मैक्स विड्थ एक्सेल करके देखते हैं। आई थिंक अब ये थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा है। बाकी अगली क्लास के अंदर जब भी होगी ना, उसके अंदर हम जो है ना इसे दोबारा से इसके ऊपर आएंगे और इसे ठीक करेंगे। अच्छा, टाइटल ऐड करते हैं हम लोग 100 मिलियन ऑफर। तो अच्छा, हमने यहाँ पे लेबल्स जो है वो चेंज नहीं की, वो भी चेंज कर लेते हैं साथ ही साथ। टाइटल की हो गई, ये वाली है ऑथर के लिए, और ये वाली जो है इमेज यूआरएल के लिए। ठीक है, हाँ ये फिक्स हो गए। अभी कुछ भी डाल देते हैं, इधर इधर ये डालते हैं, क्रिएट बुक। अब जैसे हमने डाला तो ये हमारी जो है ना पेज रीलोड हो जाना चाहिए था, हो गया है। एंड में चलते हैं, देखें ये वाली हमने बुक ऐड की थी, ये यहाँ पे आ गई। कंग्रेचुलेशन, हमारा जो है एक सिंपल सा क्रिएट और रीड का जो है ना हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अपडेट और डिलीट का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।